नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और एशिया कप में भारत और यूएई का मैच था, हम सबने देखा। भारत ने 5 ओवर से पहले वो मैच जीत लिया। अब आज पाकिस्तान का मुकाबला ओमान से है। अगर पाकिस्तान की टीम भी इस खिताब की बड़ी दावेदार खुद को मानती है तो उसको साबित करना होगा कि किस तरह से एक बड़ी टीम और एक छोटी टीम के बीच का फर्क सबको दिखाई देता है। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कितने पानी में है पाकिस्तान, ये सबको पता चल जाएगा एशिया कप के आज के मैच के बाद, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बड़ी ही फ्रेजाइल टीम रही है हाल फिलहाल में। इस विषय पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने एक बड़े पद को लेकर, उनका नाम चल रहा था, हवाएं ही थी वैसे तो, उन्होंने कह दिया नहीं मेरा नाम इस पद पर कहीं से दूर दूर तक नहीं है। वो खबर आपको बताएंगे और भी तमाम स्पोर्ट्स के जो अपडेट हैं आपको अगले आधे घंटे में हम देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इसी खबर से कि पाकिस्तान का आज इम्तिहान होना है भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले, यानी भारतीय टीम के खिलाफ एशिया कप का जो मैच है वो 14 तारीख को है। 14 तारीख से पहले आज एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मैच है। पाकिस्तान की टीम आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी और यह मुकाबला है ओमान के खिलाफ। ओमान जो है वो पहली बार एशिया कप के लिए क्वालिफाई की है, पहली बार एशिया कप में खेल रही है। जबकि पाकिस्तान की टीम, अगर आप लिमिटेड ओवर्स की बात करें तो वनडे वर्ल्ड कप की चैंपियन यानी वर्ल्ड चैंपियन टीम भी रही है। आए दिन पाकिस्तान की तरफ से वहां के जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, वहां के जो पीसीबी के अधिकारी हैं, वो अपनी टीम को लेकर बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। लेकिन उन दावों की पोल भी साथ साथ कुछ ही मिनटों में खुलती जाती है। तो आज जब 14 तारीख का जो हाई प्रोफाइल मैच है उससे पहले एक ड्रेस रिहर्सल है पाकिस्तान की टीम के लिए। और जीत और हार नहीं देखना है, देखना यह है कि जीत और हार का फर्क क्या रहता है। अंकिता, मेरे ख्याल से यही एक स्टेटमेंट आप देते हैं। अफगानिस्तान ने हांगकांग को करीब 90 रन से ज्यादा के अंतर से हरा दिया। भारत ने यूएई को 5 ओवर भी नहीं हुआ उससे पहले हरा दिया। अगर आपकी टीम के स्तर में बड़ा फर्क है तो वो फर्क रिजल्ट पर नहीं, रिजल्ट के अंतर पर दिखाई देना चाहिए। आप कितनी बड़ी जीत हासिल करते हैं, पाकिस्तान कितने पानी में, ये आज पता चल जाएगा। बिल्कुल आज पता चल जाएगा। और देखिए मतलब T20 फॉर्मेट में जिस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा है कि अभी अफगानिस्तान की टीम ने किया, पाकिस्तान की टीम किस तरीके से उसका मुकाबला करेगी और ट्राई सीरीज जीत कर आई है तो कहीं ना कहीं हौसले भी उसके बुलंद होंगे। और T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो जितनी भी छोटी टीम है, चाहे वो हांगकांग हो चाहे वो यूएई की टीम हो, हार का सामना करना पड़ा। और यही चीज़ें जो है वो ओमान के साथ भी हो सकते हैं, हालांकि एक फाइट बैक वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक कहते हैं ना कि रिहर्सल आप वहाँ पर एक कर सकते हैं, क्योंकि अगला मुकाबला जो है वो इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा, जहाँ पर दोनों टीमों की नजरें हमेशा यही रहती हैं कि भाई पाकिस्तान भी यही चाहता है कि भारतीय टीम अगर सामने है तो वहाँ उसे हराना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वही चाहती है टीम की हार का सामना उसे करना पड़े। वही टीम इंडिया की बात करें तो जो फैंस होते हैं वो चाहते हैं कि भाई एक हाई वोल्टेज मुकाबले के साथ साथ एक पटकनी भी भारतीय टीम दे। और हमेशा हमने देखा है कि भारतीय टीम ने वैसा ही प्रदर्शन दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से भारतीय टीम को एक बड़ी जीत मिली थी, जहां पर हमने देखा था कि विराट कोहली का वो शतक भी आया था, और बड़े मैचेस में जिस तरीके से भारतीय टीम प्रदर्शन करती है। लेकिन आज के मैच में पाकिस्तान पर नजरें होंगी कि ओमान की टीम के साथ वो किस तरीके से मुकाबला खेलती है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने यूएई को जो है वो 4.3 ओवर में जो है उनका खात्मा किया था, क्या वैसा ही प्रदर्शन करेगी या फिर एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा फाइट बैक यहां पर ओमान की टीम देती नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और ओमान की टीम ये अच्छी तरह जानती है कि अगर इस टूर्नामेंट में बड़ी टीमों में किसी को उलटफेर का शिकार किया जा सकता है तो वो पाकिस्तान की टीम ही है। शो की शुरुआत में मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था पाकिस्तान की टीम के साथ, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि हाल फिलहाल में पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है कि जब भी मल्टीनेशन टूर्नामेंट होते हैं अंकिता, जहां 2 से ज्यादा टीमें खेल रही हों, जो कमजोर टीमें होती हैं उनको लगता है अगर शिकार बनाना है तो यही बनाया जा सकता है, यानी पाकिस्तान को ही बनाया जा सकता है। पिछले 3 साल में ऐसा 3 बार हो चुका है। यह भी आपको दिखाते हैं और फिर समझेंगे कि आखिर ओमान की टीम यह सपना क्यों ना पाले कि वो पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देगी। पाकिस्तान की टीम हाल में कई बार उलटफेर का शिकार हो चुकी है। हालिया ट्रायंगुलर सीरीज जिसकी जीत का जिक्र अभी अंकिता कर रही थी, जहां फाइनल में उसने अफगानिस्तान को हराया था, उसमें लीग मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था। बड़ी जीत थी वो अफगानिस्तान के लिहाज से। उसके अलावा अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर आपको याद होगा यूएसए ने किस तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया था। 2022 के वर्ल्ड कप की बात कर लें, वहां जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया था। अब ये ओमान की टीम के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस इरादे के साथ जाती है। अगर वो ये सोचकर जाती है कि उसको एक बड़ा मैसेज देना है
जिस तरह पहली बार उसने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है, अब उसको अपनी एक छाप छोड़नी है, तो उसके पास मौका है कम से कम कड़ी चुनौती दे, मुकाबले में दिखाई दे, कम से कम घुटने ना टेके। और अगर कुछ अच्छा कर लिया, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर दिया पाकिस्तान के खेमे में, तो फिर आप ये मत सोचिए कि ये मुकाबला उस तरह का है जहां पर आप कह दें कि यूएई वर्सेस इंडिया, असंभव है कि यूएई जीत जाए। वैसे ही यहां पर असंभव नहीं है कि ओमान जीत जाए। इसमें बड़ी चीज एक और भी है अंकिता, अगर जिम्बाब्वे ने सिर्फ हरा दिया होता बात अलग होती, यूएसए ने सिर्फ हरा दिया होता बात अलग होती। जब आप 1 रन से हार रहे हैं, पाकिस्तान जिम्बाब्वे मैच की बात कर रहा हूं, जब आप सुपर ओवर में जाकर हार जा रहे हैं, यूएसए पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा हूं, तो ये इसका मैसेज बड़ा साफ है कि जैसे कहते हैं ना कि वो मतलब डर जो है वहां पर अगर आपने थोड़ा सा क्रिएट कर दिया तो वहां पर फंबल पाकिस्तान की टीम आपसे पहले कर देगी, फिर वो चाहे यूएसए हो चाहे जिम्बाब्वे हो। बिल्कुल। और देखिए मतलब T20 वर्ल्ड कप के लिए पहली बार जो है वो अमेरिका की टीम भी क्वालिफाई किया था, और पहली बार उनका मुकाबला जब पाकिस्तान से हुआ तो पाकिस्तान की टीम को आप सब ने देखा जिस तरीके से उनके कप्तान ने, उनकी टीम ने, और जब पहली बार आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं और पहली बार एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का हिस्सा होते हैं तो आपको डर भी रहता है कि भाई बड़ी टीमें हैं, किस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे, और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि हड़बड़ाहट भी रहती है कि आप वहाँ पर मैदान पर किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन वहाँ पर काम कंपोज अंदाज में यूएई की टीम ने हराया था, माफ कीजिएगा यूएसए की टीम ने जो है वहाँ पर हराया था पाकिस्तान की टीम को, और इस बार जो है वो ओमान की टीम भी पहली बार क्वालिफाई की है। तो उम्मीद यही है कि एक बड़ा कंपटीशन, एक टफ कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि जब छोटी टीमें जो पिछले हमने देखा है कि 2-3 साल के अंतर में पाकिस्तान को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, छोटी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान की टीम जो है वो कोलैप्स हो जाती है, चाहे वो जिम्बाब्वे की बात करें, अमेरिका की बात करें या फिर अदर टीम्स की बात करें। लेकिन जब सामने नई टीम होती है तो उत्साह नया होना चाहिए, और छोटी टीम है लेकिन अपने अंदर जो है वो आपको छोटापन महसूस नहीं होना चाहिए। मैदान पर हर खिलाड़ी जो है वो इक्वल होता है, और इसी इरादे के साथ आई थिंक ओमान भी जो है वो पाकिस्तान का सामना करने वाला है। बिल्कुल, कोशिश यही होगी कि एक मैसेज दिया जाए कि हम सिर्फ यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ हारने के लिए नहीं आए हैं। और कई बार मैं ये बात कह चुका हूं कि जब कोई नई टीम इस तरह से विश्व की बड़ी टीमों के साथ खेल रही होती है तो उसका मकसद सिर्फ एक होता है कि इनको मैसेज दें कि हम बड़ा सीरियस क्रिकेट खेल रहे हैं, हम सिंसियर क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसका तरीका यही होता है कि आप एक टफ फाइट कम से कम जरूर पैदा करें सामने वाली टीम के लिए, वरना अगर आपने घुटने टेक दिए तो फिर लगता है कि चलो किस्मत से आ गए थे टूर्नामेंट में, और देखिए तो ये तो पता ही था कि हार जाएंगे। मुकाबला लड़ना होगा, और लड़ने के बाद ही फिर तय होगा कि बाजी किस तरफ जाती है। भारतीय टीम के हवाले से आ जाते हैं। भारतीय टीम क्या करने वाली है ये आपको बता देते हैं। भारतीय टीम ने 10 तारीख को अपना पहला मैच खेला था, जहां पर अभी अंकिता ने बताया कि 4.3 ओवर में ही किस तरह भारत ने यूएई को एकदम मतलब मटिया मेट कर देना कहते हैं ना, वो कर दिया था उनका हाल, जिस तरह से मैच में भारतीय टीम जीती। उसके बाद एक दिन का रेस्ट था, और आज भारतीय टीम जो है वो अभ्यास करेगी। एक बार फिर मैदान में खिलाड़ी उतरेंगे, एक बार फिर अपनी तैयारियों को आंकेंगे। हालांकि बहुत कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि पहले इस तरह की बात कही जा रही थी कि इंडिया में ही एक कंडीशनिंग कैंप लगाया जाए, लेकिन बाद में मैनेजमेंट ने तय किया कि 3-4 दिन पहले ही दुबई चले जाते हैं और वहां जाकर अभ्यास करते हैं। वो जो 3-4 दिन पहले भारतीय टीम गई थी, वहां उन्होंने बड़ा सीरियस तरीके से, इंटेंस तरीके से वहां नेट्स किए थे, जिसकी खबरें हम आपको लगातार बता भी रहे थे। यूएई से जीत के बाद पाकिस्तान को लेकर जब सूर्य कुमार यादव यानी भारतीय टीम के कप्तान जो है उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, मतलब इत्मीनान शब्द बहुत मैं सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़े इत्मीनान से उन्होंने कहा कि हमारी टीम का हर एक खिलाड़ी उस मैच को लेकर एक्साइटेड है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये भारतीय टीम इस मुकाबले को यानी 14 सितंबर को होने वाले पाकिस्तान के मैच को लेकर किस तरह के अप्रोच के साथ जाने वाली है। इसीलिए अभ्यास होगा आज स्थानीय समय के मुताबिक तकरीबन शाम 5 बजे के आसपास शेड्यूल्ड है। अगर कोई बदलाव होगा तो खैर वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो शेड्यूल है, जो अभी खबरें हमको वहां से मिली हैं, वो हमने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं, जो हम इस ग्राफिक्स में आपको बता भी रहे हैं कि रैंकिंग्स में आईसीसी की रैंकिंग जो होती है हर अलग अलग फॉर्मेट की, उसमें अगर आप रैंकिंग्स की बात करेंगे तो इस टूर्नामेंट के लिहाज से बात करें आप तो टॉप की 2 टीमें यही हैं, यानी भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम आईसीसी की रैंकिंग में टॉप की 2 टीम्स हैं। लेकिन अगर इन 2 टीमों के बीच के फर्क की बात करेंगे अंकिता, तो वो फर्क बहुत बड़ा है। भारत नंबर 1 पर है और पाकिस्तान नंबर 7 पर।
देखिए अब यहीं से आप समझ गए होंगे कि भाई स्तर पाकिस्तान का किस तरीके से है, किस तरीके से कि वो क्रिकेट खेल रही है। और जब हाल फिलहाल के दिन की बात करें या फिर एक लंबे अरसे की बात करें, भारतीय टीम ने जिस तरीके से एक लगातार चाहे वो कप्तानी बदली हो, लेकिन अप्रोच जो है वो भारतीय टीम की बदली नहीं है। कप्तानी हमने देखा कि रोहित ने की, विराट ने की, धोनी ने की, बहुत सारे कैप्टन भी आए, लेकिन T20 फॉर्मेट का जो अलग अंदाज रहता है और जो अलग अंदाज के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि रोहित विराट नहीं होंगे, बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे तो भारतीय टीम किस तरीके से निखर कर सामने आएगी। इसका एग्जाम्पल आप सबने देखा, जैसे ही सूर्या को कप्तानी मिली वहां पर भी सवालों के घेरे में सूर्या थे। सबसे पहले तो गंभीर सवालों के घेरे में थे कि भाई हार्दिक पांड्या जो जिस तरीके की फॉर्म में हार्दिक पांड्या थे उनको कप्तानी से हटाकर सूर्य कुमार यादव को प्रॉपर T20 का कप्तान बनाया गया। तो वो रिजल्ट भी आप सबने देखा, वो आउटकम भी आपने देखा। जब पॉजिटिव आउटकम होते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो छिप जाती हैं। और वही भारतीय टीम का प्रदर्शन भी रहा, सिर्फ सूर्या नहीं बाकी हर एक प्लेयर ने एक बढ़िया प्रदर्शन किया। और जिस तरीके से हमने देखा कि 2024 की बात हो, 25 की बात हो, दिन ब दिन जो है वो भारतीय क्रिकेट का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। भारतीय प्लेयर्स जो है वो खुलकर जो है वो अच्छा प्रदर्शन करें, वो डर का माहौल जो है वो नजर नहीं आ रहा। हर एक प्लेयर में वो पोटेंशियल है, वो कैलिबर है कि वो पारी को या फिर बॉलिंग की बात करें या फिर फील्डिंग की बात करें, किस तरीके से मैच को बनाना है, किस तरीके से मैच को आगे तक ले जाना है, ये बखूबी आता है। और पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करें तो वो आप सबको पता है कि जहां पर उन्हें लगता है कि ये मैच अगर आप हार गए, 1 या 2 मैच के बाद आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी टीम में क्या कुछ होने वाला है। हर प्लेयर जो है वो इंडिविजुअल गेम खेल रहा है, वो टीम गेम उनकी नजर नहीं आ रही। तो वो स्तर जो है वो आप देख ही सकते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, और इसीलिए वो रैंकिंग्स में भी वो अंतर साफ तौर पर दिखाई देता है। हाल फिलहाल में जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उसके जो नतीजे रहे हैं वहां पर भी आप भारत की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आसानी से बिल्कुल आप अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग समझ सकते हैं। चलिए, एक और बड़ी दिलचस्प खबर है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि जो यूएई के खिलाफ मैच के सबसे बड़े हीरो थे, वैसे तो सभी उस जीत के हीरो थे जो भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन जो सबसे बड़े हीरो थे जिनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, यानी कुलदीप यादव, लंबे समय के बाद उनको प्लेइंग 11 में मौका मिला था। लेकिन अब उनको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चर्चाओं का बाजार गर्म क्यों है? क्योंकि अगर आप आमतौर पर बात करें, सामान्य परिस्थिति में बात करें, तो पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच को आप अपने अगले मुकाबले में प्लेइंग 11 से बाहर नहीं करते हैं। लेकिन यहां जो संजय मांजरेकर हैं, अक्सर अपनी राय रखते हैं भारतीय टीम को लेकर। उनका यह कहना है कि अब 1 ओवर में 3 विकेट लेने के बाद भी, ओवरऑल उन्होंने 4 विकेट ली थी लेकिन 1 ओवर में 3 विकेट ली थी कुलदीप यादव ने, उसके बाद भी उन्हें प्लेइंग 11 में वो जगह जो है मुश्किल ही है कि मिल पाए। ये जो बयान है ये संजय मांजरेकर का है, वो ये कह रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि एक तो गंभीर के जब से गंभीर कोच बने हैं तब से कुलदीप यादव को उस तरह से मौके कम मिले हैं, और दूसरा ये कि संभवतः जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम प्लान कर रहा है उसमें शायद उनकी जगह नहीं बन रही है। हालांकि अंकिता, मैं मतलब आपको बाउंसर नहीं दूंगा ये पूछकर कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि फैक्ट ये कि अभी किसी को नहीं पता। मतलब आप अगर अटकलों की बात करें तो बात अलग है, या आप कयास लगाने हो बात लगा लीजिए। एक थ्योरी है जो कहती है आपको प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह के माइंडसेट के साथ सूर्या जाते हैं या जिस तरह के माइंडसेट के साथ गौतम गंभीर जाते हैं, वहां पर सब कुछ पारंपरिक ट्रेडिशनल स्टाइल में हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप मैदान में गए और अगर आपको लगा कि नहीं, अब लेट्स से अर्शदीप को लेकर पिछले मैच में काफी चर्चा थी, अगर आपको लगता है कि नहीं अर्शदीप इस मैच में वो बदलाव ला सकते हैं, वो जगह बना सकते हैं अपने लिए, तो हो सकता है कि आप इस बदलाव को करने से चूके नहीं। अल्टीमेट टारगेट है कि भारत को मैच जीतना है। बिल्कुल टारगेट यही है कि भारत को मैच जीतना है। लेकिन हाँ, जो पहला मैच इंडिया का खेला गया था वो भी दुबई में खेला गया था और ये मैच भी दुबई में खेला जाएगा, तो शायद चेंजेस कम लगे। क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको बेंच में बैठा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति पर भी उसका असर पड़ता है कि भाई अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी टीम में जगह नहीं मिलती है तो फिर मैच खेलने का मतलब ही नहीं है। तो शायद यहाँ पर चेंजेस कुछ ना किए जाएं। चेंजेस हो भी सकते हैं क्योंकि जैसे हमने देखा कि पहले मैच में सूर्य कुमार यादव ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था और सबको लगा कि भाई ये फैसला जो है वो अगेंस्ट जा सकता है। और जब उन्होंने प्लेइंग 11 में अर्शदीप का नाम नहीं शामिल किया तो वहां पर भी सबको झटका लगा कि भाई एक अच्छा बॉलर जो सबसे ज्यादा विकेट T20 इंटरनेशनल मैच में ले चुका है, उसे आप टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो वो फैसला जो है वो कप्तान का होता है। मैदान के अंदर जब एक डिसीजन होती है तो वो कप्तान की इंडिविजुअल डिसीजन होती है और वो तमाम सारी चीजें जो है वो सूर्या को बखूबी आता है। कोच के साथ एक बातचीत जो है वो ड्रेसिंग रूम में होती जरूर है, मैदान पर होती जरूर है, लेकिन जब क्रिकेट शुरू होता है उससे पहले जो डिसीजन होते हैं वो कप्तान खुद लेता है। तो आई थिंक कंडीशन के हिसाब से क्या वहां पर बाउंस होगा या फिर पिच जो है वो थोड़ी सी स्लो होगी, उसके हिसाब से फैसला लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुलदीप यादव जिस तरीके से उन्होंने बैक किया है, 1 साल के बाद प्लेइंग 11 में जगह मिली और उस जगह को बखूबी उन्होंने कहते हैं ना कि जगह फिक्स कर ली है, तो दुबई में ही ये मैच खेला जाएगा। और आई थिंक चेंजेस शायद यहाँ पर ना हो, चेंजेस हो भी सकते हैं, बट कुलदीप अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए।
बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और ये हर कोई कह रहा है कि अगर कुलदीप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको आप एक लॉन्ग रन दीजिए, लेकिन सवाल यही है कि टीम को क्या चाहिए। और गौतम गंभीर, मुझे याद है जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, केकेआर एक बड़ी टीम गिनी जाती थी, उस टीम के पास सब कुछ था, उस टीम के पास रिकी पॉन्टिंग थे, उस टीम के पास सौरव गांगुली थे, तमाम बड़े स्टार्स थे, लेकिन टीम जीत नहीं रही थी और विवाद बहुत हो रहे थे। उन परिस्थितियों में केकेआर ने गौतम गंभीर को अपनी टीम में शामिल किया था, गौतम गंभीर को कमान सौंपी थी और गौतम गंभीर ने टीम को एक साल के अंतराल में, मतलब 2 बार चैंपियन बनाया था, बीच में 1 साल का गैप था, 2012 और 2014 जहां तक मुझे याद है। तो ये गौतम गंभीर की यूएसपी है कि वो खिलाड़ी से पहले टीम को देखते हैं। उसमें अगर किसी खिलाड़ी के साथ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी जाए तो वो इसकी परवाह नहीं करते, उनको रिजल्ट से मतलब होता है। रिजल्ट वो एज अ खिलाड़ी भी देते आए हैं, एज ए मेंटोर भी दे रहे हैं और अब तो खैर भारतीय टीम के कोच ही हैं। आर अश्विन ने एक बयान दिया है, उस बयान में कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए कुछ सीख है, कुछ नसीहत है। और आर अश्विन अभी भारतीय टीम के साथ लंबा समय उन्होंने तय किया है, समझते हैं इस टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों के साथ वो खेले हैं। क्या कहा उन्होंने ये आपको बताते हैं, उसके बाद उस पर भी चर्चा करेंगे। आधुनिक क्रिकेट में जितनी स्लो गेंद अबरार फेंकते हैं, यानी वो पाकिस्तान की गेंदबाज की बात कर रहे हैं, वो मुश्किल है। अबरार ने हाल ही में यूएई के खिलाफ 4 विकेट लेकर पाकिस्तान को जिताया था। उनके पास गुगली, कैरम बॉल और दूसरे वेरिएशंस भी हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाजों के सामने उन्हें देखने में मजा आएगा। अभिषेक शर्मा इस गेंदबाज को पहली बार खेलेंगे। अब देखना यह है कि अभिषेक कैसे अबरार का सामना करते हैं। फखर जमा और साइम अयूब पर भी नजर रहेगी। तो बेसिकली अंकिता, ये जो स्टेटमेंट है आर अश्विन का, वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए ये नसीहत है, ये सीख है कि आप जो, जैसे आप कहते हैं ना कि डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बना लें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अश्विन बीइंग अ सीजन प्लेयर, बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर, बीइंग अ सीनियर मोस्ट प्लेयर, अब अभी ही हाल फिलहाल में इन्होंने संन्यास लिया है। उन्होंने अपनी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट भारतीय प्लेयर्स को दे दी है, भारतीय टीम को दे दी है कि भाई ये करना है आपको कि इस खिलाड़ी के खिलाफ थोड़ा सावधान रहना है और इन खिलाड़ियों पर नजर रखनी है। बिल्कुल। और देखिए, मतलब भले ही आपके आंकड़े अच्छे हों, भले ही बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में हो, भले ही आप पहला मैच जो है वो जीत कर आ रहे हैं और लगातार जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो कप्तानी की बात कर ले, चाहे वो इंडिविजुअल एक प्लेयर्स की बात करें, हर कोई अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है। लेकिन जब सामने कोई भी टीम होती है तो आप कम नहीं आंकते। ये प्लेयर्स का भी मानना है कि जब मैदान पर आप होते हैं तो किस तरीके से गेम आपको चलानी है, किस तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी है, आगे मैच कैसे लेकर जाना है। और जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो प्रेशर भी होता है, नो डाउट, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो मतलब हार के तो नहीं आना है। कुछ भी हो जाए, किसी और टीम से अगर आप हार जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान की टीम से आपको हारना नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें अब जो है वो अश्विन, जो कि एक लंबा क्रिकेट करियर उनका रहा है, तो एडवाइस अगर वो दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इन प्लेयर्स से आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि 2025 के एशिया कप की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो पहली बार जो है वो एशिया कप का हिस्सा हैं और पहली बार जो है बहुत सारे प्लेयर्स को भी आप वहाँ पर खेलते दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, टीम इंडिया की जिस तरीके से फॉर्म है, जिस तरीके का प्रदर्शन है, तो पाकिस्तान पहले से ही डरा हुआ है। क्योंकि खबरें आ रही है कि उनके जो कैप्टन है सलमान अली आगा, वो भी थोड़े बहुत चोटिल हो गए। हालांकि आज के मैच में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, टीम का कॉम्बिनेशन आप सब ने देखा है, जिस तरीके की टीम उनकी है। 1 या 2 प्लेयर के नाम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी प्लेयर्स के नाम को भी आप नहीं जान रहे होंगे। भारतीय टीम का जिस तरीके से स्तर रहा है, जिस तरीके से हर एक प्लेयर की बात करें, अगर हम अभिषेक की बात करें तो बहुत लंबा उनका करियर रहा नहीं, अभी शुरुआत उनकी हो रही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो पूरे मतलब कहते हैं कि दुनिया भर में छाए हुए, उनके बल्लेबाजी के गुणगान होते हैं और हर कोई उनकी तारीफ करता है, तो मतलब टैकल कर लेंगे। भारतीय टीम के पास उस तरीके का माइंडसेट है। हालांकि अच्छी बात है कि आप अगर सलाह देते हो तो सलाह पर जो है वो चर्चा या फिर उस सलाह पर जो है वो बातचीत करके ही सूर्य कुमार यादव जो है वो कोई डिसीजन लेंगे। बिल्कुल, कॉम्प्लेसेंट तो कोई नहीं होगा, कोई भी इस इरादे से नहीं उतरेगा कि हम एक ऐसी टीम के खिलाफ जा रहे हैं जहां पर हमारी जीत पक्की है। क्योंकि पाकिस्तान की टीम छोटे फॉर्मेट में खतरनाक टीम है, ये हर कोई जानता है। और कई बार क्या होता है कि सितारों का खेल भी बहुत अजीब सा चल रहा होता है, कहीं कुछ हो जाए, तो इसलिए सावधानी तो आपको बरतनी ही चाहिए और बरतेगी भी भारतीय टीम, कहीं से भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होगी, ये तय है। चलिए अब आपको एशिया कप में जो बीती रात मैच खेला गया उसका भी अपडेट बता देते हैं, जहां बांग्लादेश ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। अगर वाकई में देखा जाए तो इस वक्त इस एशिया कप में सबसे बड़ा जो चुनाव है, या कह लें सबसे बड़ा सिलेक्शन जो है वो इसी बात का है कि वो चौथी टीम कौन सी होगी। क्योंकि 3 टीम तो आप मानकर चल रहे हैं कि भाई भारत पहुंची जाएगा, पाकिस्तान पहुंची जाएगा, श्रीलंका पहुंची जाएगा। तीनों की तीनों टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन टीमें रही हैं, यानी वनडे फॉर्मेट में इन तीनों ही टीमों ने वर्ल्ड कप जीता है। तो इसलिए ये 3 टीमें तो सुपर 4 में रहेंगी। अब चौथी टीम कौन होगी? एक तरफ अफगानिस्तान अपना दावा ठोक रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश अपना दावा ठोक रहा है। और बांग्लादेश की टीम कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के मुकाबले ज्यादा अनुभवी टीम है। बांग्लादेश की टीम एक समय में
वही पहचान रखती थी जो अब अफगानिस्तान की टीम की है, यानी उलटफेर में माहिर। बांग्लादेश ने, मुझे याद है अंकिता, 2005 में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था और वहां से पहली बार बांग्लादेश की टीम जो है वो एक तरीके से वो टीम बन के उभरी कि इस टीम से सावधान रहना चाहिए। और फिर 2007 तो कोई इंडियन फैन नहीं भूलेगा जहां वेस्ट इंडीज में भारत को हरा दिया था वर्ल्ड कप के मैच में, और वहां से भारतीय टीम को पहले ही राउंड में बाहर होना पड़ा था। तो बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जिस पर नजर रहती है। बांग्लादेश कोशिश यही करेगी कि वो जो तमाम उथल पुथल रही है, मतलब वो बांग्लादेश में भी रही है, वो अफगानिस्तान में भी रही है, राजनीतिक उथल पुथल दोनों देशों में हाल फिलहाल में देखने को मिली है, लेकिन उन सब से अलग बांग्लादेश की कोशिश यही होगी कि जो उसकी छवि है, जो उसके पास अनुभव है, वो सुपर 4 में अपनी जगह सिक्योर करे। शुरुआत उसने कर दी है, हालांकि कोई बहुत ऐसी कन्विंसिंग जीत नहीं थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो जानबूझ के मैच को लेट तक लेकर गए ताकि किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। 144 रन का लक्ष्य था, आसानी से हासिल किया 17.4 ओवर में और 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो बांग्लादेश की टीम पर नजर रहेगी सुपर 4 में जगह बनाने के लिहाज से। बिल्कुल सुपर 4 में नजरें होंगी कि बांग्लादेश की टीम जो है वो जगह बनाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने कहा कि उथल फुथल उनके देश में भी रहा है और उनके क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, वो उसके बावजूद भी टीम जो है वो काफी बढ़िया प्रदर्शन करी। बहुत बड़ा कहते हैं ना लक्ष्य नहीं था और धीरे धीरे हमने देखा भी है कि लिटन दास ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और एक बढ़िया नॉक खेली, अर्धशतकीय किया, बल्लेबाजी की, और यही सारी चीजें होती है कि बांग्लादेश जो है वो उलटफेर के लिए जानी जाती है। मैदान पर अब अगर कोई भी टीम होती है तो हर टीम यही चाहती है कि वो जीत के साथ शुरुआत करे। तो एक जीत आपको मिल गई है, इस जीत को जो है वो बरकरार आपको रखना पड़ेगा कि हर एक मैच में आपका गोल क्या होना चाहिए, आपका जो माइंडसेट है वो क्या होना चाहिए। और एशिया कप की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम के पास सबसे ज्यादा खिताब है, श्रीलंका के पास जो है वो दूसरी नंबर की टीम की बात करें तो श्रीलंका के पास है, पाकिस्तान के पास भी है। तो जो टॉप 4 टीमों की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश भी जो है वो एक बड़ा कहते हैं ना कि उलटफेर जो कर सकती है और वहां पर टॉप 4 में अपनी जगह जो है वो बना सकती है। बिल्कुल प्रयास यही होगा कि चूंकि अनुभव है, चूंकि क्रिकेट में अगर वैसे देखा जाए कि कब से किस टीम ने कब कदम रखा इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस लिहाज से बांग्लादेश कहीं ज्यादा पुरानी टीम है बाकी टीमों के अपेक्षाकृत। लेकिन हाँ, दमखम दिखाना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है और वो भी कहीं ना कहीं यही कोशिश करेगी कि अब 3 पायदान के बाद अगर किसी की जगह आती है तो वो हमारी जगह आती है। इसको लेकर रहेगा दिलचस्प, यही देखना भी है। और एशिया कप में और बहुत कुछ देखने को रहता नहीं है, जहां भारतीय टीम अगर आईसीसी की नंबर 1 टीम है और वो एशिया में खेल रही है तो फिर संभवतः आप ये मानकर चलते हैं खिताब उससे कहीं दूर जाने वाला नहीं है, बशर्ते कोई बड़ा उलटफेर ना हो जाए। चलिए अब आपको बता देते हैं एक और दिलचस्प खबर जो सचिन तेंदुलकर से जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि अभी हाल ही में ये तय हुआ कि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी, उनका पद खाली होगा और उस पद के खाली होने के बाद इसी महीने में संभवतः कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि सालाना आम बैठक यानी जो एजीएम है वो होनी है। उससे पहले एक ऐसा शिगुफा उड़ा कि भाई सचिन तेंदुलकर जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि अब जो है रॉजर बिन्नी के हटने के बाद वो पद खाली है। इससे पहले कि ये खबर जो है बहुत ज़्यादा उड़े, अफवाह तो उड़ी गई थी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करे, उससे पहले सचिन तेंदुलकर की जो मैनेजमेंट कंपनी है उसकी तरफ से ये सफाई दे दी गई है कि सचिन तेंदुलकर इस पद की रेस में शामिल नहीं है। वो कतई नहीं चाहते कि वो इस रेस में शामिल हो। और तेंदुलकर जो है वो हम जानते हैं जिस तरह का उनका कद रहा है, जिस तरह के वो खिलाड़ी रहे हैं, राजनीति से काफ़ी बचने का प्रयास वो करते रहे हैं और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए जिस तरह का समय चाहिए, जिस तरह का कमिटमेंट चाहिए, संभवतः वो अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो इसीलिए इससे पहले की बातचीत और बढ़ती, उससे पहले ही उनकी कंपनी, उनकी जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है उसकी तरफ से आधिकारिक बयान देकर ये कह दिया गया कि सचिन तेंदुलकर जो है वो अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं है। तो इस पर भी अब चलिए मतलब फुल स्टॉप लग गया, अब यहाँ पर कहानी जो है ये खत्म हो गई है। एजीएम जब होने वाली होगी, एजीएम में और जो बड़े मुद्दे हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। हम आपसे कहते भी हैं हमेशा कि स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम आपको स्पोर्ट्स की सारी खबरें देते हैं। तो यहाँ एजीएम से जुड़ी जो खबरें हैं, जो मुद्दे हैं एजीएम के, वो भी हम ऑलरेडी आपको स्पोर्ट्स लाइन पर अपने वीडियोस के सेक्शन में, शॉर्ट्स के सेक्शन में लगातार अपडेट करते रहते हैं। एक बार फिर अपनी गुजारिश को दोहराऊंगा, स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे ये वायदा करते हैं कि स्पोर्ट्स जगत की जितनी भी खबरें होंगी वो सबसे पहले रोचक अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे। अभी आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।